बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक न्यू एपिसोड के साथ और एक न्यू गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर हैं और ये गेस्ट बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है इनका और हमारी सोसाइटी में एक हाईली रिस्पेक्टफुली जिन लोगों को ट्रीट किया जाता है उनमें से ये हैं प्रोफेसर मुदस्सिर मजीद। इंग्लिश लिंग्विस्टिक में उन्होंने पीएचडी किया है माशाल्लाह से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में टीचर के तौर पर पढ़ा रहे हैं और एक फैसलाबाद टीवी में एंकर के तौर पर भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मुदस्सिर से। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके इंट्रोडक्शन का, आपके इस शो में आपके जो अपना प्लेटफॉर्म जो आप StreamYard यूज़ करते हैं, तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको करेक्शन कर दूं कि मतलब मैंने एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है और पीएचडी नहीं है। मतलब इससे पहले मेरा मास्टर इन इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर दोनों में था और उसके बाद मेरा एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है। तो व्यूअर्स ये था लिटिल बिट जो है, क्योंकि मैंने जो परसीव किया, तो जैसे मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसकी करेक्शन कर दी जाए। तो ये बात है। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर लाइव लिया और ये प्रोग्राम जो आप यहाँ पे कंडक्ट करती हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से, मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे से आप प्रोग्राम कर रही हैं। तो डेफिनेटली जब कोई बंदा किसी जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पर लोगों का इंटरव्यू करता है ना, तो बहुत कुछ गेन करता है। तो ये बेसिकली एक लाइफ एक्सपोजर होता है। जैसे इंसान, क्योंकि इंसान जो है ये सोशल एनिमल है, तो वो क्या है, एक दूसरे से सीखता है। तो यू आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल जॉब, बिकॉज सोसाइटी में हमें ऐसे लोगों को मतलब जो है वो दिखाना चाहिए कि हु आर डूइंग व्हाट एंड हाउ कैन दे बिकम अ मोटिवेशन, अ रोल मॉडल फॉर अस। तो हमने क्या करना है कि आप ऐसे चेहरों को जब आप लेके आते हैं, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो आपके सामीन हैं, जो आपके सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, तो वो इस सिचुएशन से देखते हैं कि मतलब क्या डिस्कशन हो रही है। और बेसिकली क्योंकि आजकल जो है ना क्वालिटी कंटेंट वो बहुत कम रह गया। जस्ट अगर आप देखें यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो जो है इधर उधर की बातें या मतलब समथिंग लाइक पोइट्री सॉन्ग एंड ऑल दैट, तो ये फ्लोट कर रहा है। लेकिन जो काम की बात है, जो मतलब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के जो लाइफ का एक्सपोजर जब आपको आपके सामने मिलता है कि लोगों की जिंदगियों के बारे में जब आपको पता चलता है, तो उनका जो एक एक्सपोजर है जो आप लोगों के साथ शेयर होता है, तो देन आपको रियलाइज होता है कि मतलब कि व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि मैंने एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया और उसके साथ साथ मैं डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ इवनिंग में मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं जो है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ का एक टीवी प्रोग्राम है, टीवी का नेम फैसलाबाद टीवी है और वहाँ पर प्रोग्राम है एक इनक्रेडिबल फैसलाबाद। वहाँ पर मैं प्रोग्राम जो है वो करता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात को प्रोग्राम में इनवाइट करके उनका जो है वो एक बायोग्राफिकल और उनका कुछ प्रोफेशनल बेस्ड लाइफ को मुदस्सिर, सुनते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी जी, अच्छा, तो मैं अब बता आ रहा रही था है। कि जी जी, मैं बता रहा था कि डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद और उसके बाद जो है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इसके साथ साथ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ टीवी प्रोग्राम के साथ अटैच हूँ। मतलब मेरा एजुकेशन के साथ भी लिंक है और उसके साथ साथ जो है एज अ प्रोग्राम होस्ट और एंकर पर्सन और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, मतलब इससे हवाले से भी मेरा इंट्रोडक्शन है। और उसके अलावा जो है मैं आइल्स टीचर हूँ, आइल्स की क्लासेस पढ़ाता हूँ। बहुत सारे जो लोग बाहर जाते हैं तो उनको जो है, जैसा कि आइल्स में आपको बताया कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग 4 मॉड्यूल्स होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं। तो उनको भी जब मैं एड्रेस करता हूँ, पढ़ाता हूँ डिफरेंट जगहों पे ना। तो ये बिट शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जी गो अहेड। बहुत ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत ही आपने डिटेल से अपना इंट्रोडक्शन करवाया
और अपने बारे में बताया। तो ये जो आपने इतनी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं आप, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज है जो इतना हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसी क्या मोटिवेशन थी जिसको लेकर आपने जो है इस प्रोफेशन को इख्तियार किया और अभी तक आप उसके साथ इतनी ही डेडिकेशन के साथ कनेक्टेड हैं? वो क्या मोटिवेशंस थी जो आज तक आपके साथ हैं और आप दूसरों को भी उसके लिए इंस्पायर कर रहे होंगे? बेसिकली रोल मॉडल की बात आपने की है, तो बेसिकली ये मोटिवेशन की बात की है, तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी जो है उनका ताल्लुक जो एजुकेशन फील्ड के साथ था, दोनों गवर्नमेंट टीचर्स थे। तो मोटिवेशन तो डेफिनेटली फिर वहीं से जब उनके पास पढ़े और उसके बाद मोटिवेशन वहीं से गेन हो गई। और उसके बाद जब फिर क्योंकि पढ़ाई की तरफ एक माइंड था कि मतलब जो क्योंकि मेरे ओवरऑल अच्छे मार्क्स थे इंग्लिश में भी और इंग्लिश में फिर उसको आगे लेके गया। तो फिर देन मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को एज़ अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया जाए। तो फिर जो है सिंस देन मतलब जो है वो मैं क्यों अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया, अपना स्कूल बनाया, ठीक है, प्राइवेट वो भी साथ चलाया। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो स्टडी है उसको एनहांस कर लूँ। फिर उसके साथ-साथ मतलब लाइक ग्रेजुएशन फिर मास्टर करने के बाद फिर मैं एमफिल के लिए चला गया। तो एंड देन मतलब फिर वो फैसलाबाद सिटी उसके अंदर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ अटैच हो गया। तो बेसिकली क्या होती है कि मतलब आपको जब आगे लोगों के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, आपको लाइफ का एक्सपोज़र होता है, आप लोगों के से सीखते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। मीन कि आपने पहले क्या किया, अगर आप पहले किसी स्कूल में थे, तो फिर आपको कॉलेज में आना चाहिए, अगर आप कॉलेज में हैं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में मूव होना चाहिए। तो आगे जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ इंसान की, तो फिर वो आगे वो उनसे आगे क्रॉस करता है उनको। तो क्योंकि जो है ना मतलब हमें हमें वैसे भी अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्यूचर पास्ट था, हमारा जो फ्यूचर है उस पास्ट से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने पहले पास्ट में जो शॉर्टकमिंग्स हैं कोई या मतलब हमारी कुछ डिप्रिवेशंस हैं, कुछ फेल्योर्स हैं, तो उनको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ा जाए और लाइफ में कुछ जो है अचीव करने की तरफ जाया जाए और ताकि सोसाइटी में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकें, अपनी अपनी आइडेंटिटी है उसको एस्टैब्लिश कर सकें। लाइफ जो है वो इसी चीज़ का नेम है कि इंडिविजुअल जो है कोई पर्सन दुनिया में बेशुमार लोग आए, अब अभी तक हैं, आए और गए। लेकिन जो बंदा अपना मतलब अपने आप की अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है ना हर बंदे ने खुद ही एस्टैब्लिश करवाया दुनिया में कि आप दुनिया में आए क्यों हैं। फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ तो मेरी दुनिया में आने का एक पर्पज़ है। वो अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा ये इसके अंदर ये सलाहियतें मैंने पैदा की हैं। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये उन सलाहियतों को कैसे बरूए-कार लाते हुए मुस्बत सरगर्मियाँ सरअंजाम दे सकता है। तो वो इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा। आगे आपने एफर्ट करनी है, अल्लाह ताला उसका आपको फल देगा। लेकिन ये बात ये है कि आपने उसको किस तरीके से आगे लेके कैसे चलना है। सोसाइटी में अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे करना है। आपने अपने आप को दूसरों के लिए रोल मॉडल कैसे बनाना है। तो ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने बाकी लोगों के लिए कैसे रोल मॉडल बनना है। आपकी हार्ड वर्क, आपकी जो है डेडिकेशन, आपका जो डिसिप्लिन लाइफ में जो आपका एक जो कंसिस्टेंसी है, जब आप उस चीज़ को लेके चलते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी आइडेंटिटी जो है, उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो थोड़ा-सा मतलब सिचुएशन के बाद घबरा जाते हैं। कि अपनी उस घबराहट से नहीं निकलते या फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इनके अंदर जो है इतनी मोटिवेशन नहीं होती या कोई इनको इनकरेज कर सके कि लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि जब हम जो है लोगों को हम अपना देखते हैं कि ये बंदा मेरा रोल मॉडल है, मैं इसको आगे इसको फॉलो करना है और इसके मतलब जैसे उसके फुट स्टेप्स हैं उनको उनकी मदद से मैंने आगे बढ़ना है। तो वो फिर जो है बंदा मोटिवेशन गेन करता है, एक इंस्पायरेशन कोई कुछ इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को फिर हमने उसको मोटिवेशन बना के आगे कैसे चलना है, आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी पैदा की होती है और उस खूबी को हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो पहचाने, परखे, जज करे कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कौन-सी ऐसी यूनिक बात पैदा की है, जो बाकियों लोगों के अंदर नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये बात मेरे में यूनिक है, तो फिर उस फ़ील्ड में जो है लग जाएँ। मतलब उसकी तरफ मतलब भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी की पूरी आपकी लाइफ़ की एफ़र्ट जो है वहाँ नज़र आनी चाहिए कि मतलब कि ये मेरी डायरेक्शन ये है। जब आपकी डायरेक्शन वाज़ेह हो जाती है तो तब आप जो है ज़िंदगी के जो है ना एक डायरेक्शन की तरफ जब चले पड़ते हैं, फिर आपका जो ट्रैक है वो भी आपके लिए फिर आसान होता जाता है। आपको पता होता है आपका वहाँ पर एक
जो है आपकी माइंड और आपकी थिंकिंग जो है वो भी इस तरफ जो है वो राग़िब होती है, और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके लिए रास्ते आसान करती चली जाती है। तो जब वो कब होता है? जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ चल पड़ें कि अल्लाह ताला मैं अब चल पड़ा हूँ, ठीक है? मैंने कश्तियाँ जला दी हैं और आगे आपने हेल्प आपने करनी, ठीक है? मैं एफर्ट करूँगा, फल आपने देना। सही, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कि आपको अपनी एफ़र्ट्स करके अपने आप को अल्लाह की विल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसने हमारे लिए जो सोचा है, वो कर लेगा। अच्छा जी, इसके अंदर आपके जो बात थी, इसके अंदर मुझे जो एक बहुत अहम चीज़ समझ में आई, वो ये कि आपको तो माहौल मिल गया, आपको लोग मिल गए, जिन्होंने आपको मोटिवेट भी किया और आप इंस्पायर थे, इसलिए आपने इस शोबे को इख्तियार किया। लेकिन क्या आप खुद को उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है उसमें एक बहुत ही सर्टेन टाइम होता है जब हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो आपके लिहाज से काउंसलिंग क्या हैसियत रखती है एक स्टूडेंट की लाइफ में और उससे उसको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? अगर उसको सही तौर पर उसकी काउंसलिंग कर दी जाए, तो उसकी करियर काउंसलिंग, इसकी एजुकेशन काउंसलिंग, उस हर तरह से वो किस तरह से उसको लिए सपोर्टिव हो सकता है? मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी राय का इज़हार करें ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। बेसिकली मैं बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस है, वहाँ पर बच्चे जो हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स जो होता है, जो कंटेंट होता है, वो डिस्कस करते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमने ये पेपर में अपीयर हो रहा है एंड दैट्स इट। जो किरदार साज़ी के हवाले से ये है कि मतलब कुछ टीचर्स आते हैं, मतलब कोई थोड़ा-सा इस्लामियत के टीचर आए, उन्होंने थोड़ी-सी आपको मोटिवेशन दे दी और उसके बाद अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, दैट्स इट। कि प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग के बारे में उनको कोई गाइड नहीं करता। उनकी जो मॉरल और एथिक वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में वो उनको बताया नहीं जाता। बहुत रेयर होता है, बहुत कुछ चंद टीचर्स होते हैं जो ऐसे बताते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली वो क्या कहते हैं कि जी मैंने अपना सिलेबस मुकम्मल करवाना है और मैं आपको मोटिवेशनल बातें बताऊँ या मैं अपना सिलेबस मुकम्मल करूँ। फिर वहाँ पर आके क्या होता है कि जी जो मोस्टली कॉलेजेस में बच्चे भी ऐसे होते हैं कि टीचर्स ने कहा होता है, उनको टारगेट मिला होता है कि बच्चों के मार्क्स आने चाहिए। ठीक है? और बच्चों के मार्क्स कैसे आने? टेस्ट पे टेस्ट। टेस्ट उनके ऊपर इतना बोझ होता है जितना को साहब ने उनको बताया होता है कि जी आपके ये इस टेस्ट में इतने मार्क्स है और इसमें नेक्स्ट में इतने आने चाहिए। उनको उनकी किरदार साज़ी के हवाले से बिल्कुल उनको बताया नहीं जाता कि आपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। उनकी काउंसलिंग के हवाले से उनको कि यस आपको कभी उनको ये नहीं पूछा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ठीक है? अब जैसे सेकंड ईयर में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज एक टॉपिक है। ठीक है? तो वहाँ पर वो ये बातें एड्रेस करता है कि लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। डेफिनेटली लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन उन्होंने जस्ट इस बात को लेकर एड्रेस किया कि प्रॉपर उनके बहुत सारे उनके इश्यूज़ होते हैं। लाइक उनके ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ के सेंस में होते हैं कि उनको प्रॉपर उनकी कैरियर काउंसलिंग की कमी होती है। उनको बताने वाला कोई नहीं होता कि यस आपने राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बिकॉज़ इस एज में जो है वो ये जो स्पेसिफिक एज होती है, जो कॉलेज वाली होती है, स्पेशली फ्रॉम 16 टू 18 20, इस एज में जो है जिस तरफ उनका जिस हिम्मत की जिस तरफ वो लग जाएँ, वो यही समझते हैं कि दिस इज़ राइट वे। अगर उनको कोई राइट वे की तरफ डायरेक्शन दे दी जाए तो वो राइट पे चल पड़ते हैं, अगर उनको कोई रॉन्ग की तरफ दे दी जाए तो वो रॉन्ग की तरफ चल पड़ते हैं। और वो इस ये एज ऐसी होती है जिसमें बुराई जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अच्छाई की निस्बत। तो फिर वो क्या होता है कि उनको वो बच्चे जो हैं वो इस तरह की जो दूसरी बुराई वाली बातें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, फिर वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। बहुत मतलब आपने देखा ही होगा कि बहुत चंद बच्चे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट मोस्टली बाकी बच्चों के इतने नहीं आ पाते और उनका इवन के मेरिट लिस्ट में नेम भी नहीं आता। चंद बच्चे होते हैं, अगर 100 हैं तो 100 में से 10 या 15 होंगे। ठीक है? बाकी जो हैं बच्चे उनके 50 या 60 मार्क्स परसेंटेज होती है। तो फिर वो क्या होते हैं कि उनको प्रॉपर उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं प्रोवाइड होता। उनको गाइडेंस के लिए उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जबकि उनको काउंसलिंग नहीं कर पा रहा की होती। तो फिर वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर लेक्चर होना चाहिए। ठीक है? एटलीस्ट अगर डेली नहीं तो वीकली तो डेफिनिटली एक कोई किसी न किसी टीचर की ड्यूटी लगी हो, ठीक है? जो उनको बताए कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ ये हैं और आपने लाइफ में आगे चल के आप उनसे पूछे, हाँ जी बेटा आपने करना क्या है? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपने अब माइंडसेट किया, माइंडसेट किस सेंस में किया? अच्छा आपकी इस चीज़ में महारत है तो आपको इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। कोई यहाँ पर उनको बताने के लिए नहीं होता। उनको बस ये बताने के लिए होता है कि टेस्ट है जी कल उसकी तैयारी करके आएँ, डायरी नोट डाउन कर लिए, ठीक है? ये काम है होमवर्क करके आएँ, बैग पूरा भरा हुआ है एंड दैट्स इट। ठीक है? और डेली टीचर्स हैं
कॉपी चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे बता दिया जाता है, और उसके बाद मंथली टेस्ट आ जाता है, मंथली टेस्ट के बाद फिर आगे मिड टर्म आ जाते हैं, फिर फाइनल टर्म आ जाते हैं, बच्चे जो है वो उसी चीज़ों में उलझे रहते हैं, ठीक है। जबकि उनको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता कि अच्छा बेटा, अगर आप बाज़ औक़ात बच्चे फेड अप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब हैवी मतलब उनको काम दिया जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं डिफरेंट घर में कंप्लेन करते हैं, जी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं जो है ना वो मेरे सर में दर्द हो रही है, ठीक है। जब मुख्तलिफ जो है वो जो लेम एक्सक्यूजेज़ वो शो करते हैं, बिकॉज़ वो फेड अप हो चुके होते हैं स्कूल में हैवी होमवर्क की वजह से, या मुख्तलिफ काम जो है वो एक एक मतलब एक रूटीन मैटर जो है वो डेली बेसिस पर जो चल रहा है उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को कहें कि चलिए आज छोड़ें, आज स्टडी आज नहीं करते, आज हम आपको जो है एथिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने करना क्या है, ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, उनको बताएँ कि ज़िंदगी में मकसद क्या है आपका, आप दुनिया में आए हैं, आपने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, अपना इंडिविजुअल करैक्टर जो होता है ना हर बंदे का, वो बड़ा मैटर करता है। मतलब आपको जस्ट क्या है, पेरेंट्स पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स इट। आजकल ये इन्वेस्टमेंट बनी हुई है, ठीक है। इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा जी कल को उसके पास डिग्री आ जाएगी, उसको कहीं न कहीं मतलब भेज दें, या बाहर भेज देंगे, या यहीं कहीं न मतलब जॉब कर लेगा, दैट्स इट। और वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। मतलब आजकल सक्सेसफुल बंदा वो है जिसके पास ज़्यादा पैसा है। सोसाइटी में आजकल ये एक डायलेमा बन चुका हुआ है कि करैक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप पढ़े भी ज़्यादा लिखे नहीं हैं, स्टिल अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है सक्सेसफुल हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, वो चलता आ रहा है। ज़रूरी डेफिनिटली पैसे भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ जब आपने इस चीज़ को एसोसिएट कर देना है कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि आपके लोग आपकी इज़्ज़त करें। पर सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, मतलब लेकिन फिर भी जो मैन ऑफ वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। मैं समझता हूँ कि टीचिंग जो है वो ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, किंग मेकर है, ठीक है। लोगों को बताते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, स्टूडेंट्स आते हैं साल-साल ने आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आगे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में चले जाते हैं, आगे लाइफ़ में एक उन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता है, उसको अचीव कर लेते हैं। तो अलुमनाई पे जब मिलते हैं तो बड़ा दिल खुश भी होता है कि हाँ जी, ये बच्चा मेरे पास पढ़ के गया, तो आज माशाल्लाह इस लेवल पर है, स्टेज पे है। तो ये क्या होता है कि जब आपने अच्छे तरीके से गाइड किया हो, तो आप इटरनली फील अच्छा करते हैं कि हाँ जी यार, मैंने इसके लिए बड़ा इसके ऊपर बड़ा इसको मैंने समझाया था कि ऐसे करो, ऐसे करो। तो डेफिनिटली अब ये बच्चा इस लेवल पर जा चुका है कि ये जिसने मेरी मोटिवेशन से, या जो अगर वो बाद में आपको आके आप खुद ना फील करें, वो बच्चा खुद ही बताएगा कि सर आपने वाक़ई सही पढ़ाया था, और उसके साथ-साथ आपने गाइड बड़ा अच्छा किया। जिसकी वजह से हम यहाँ पर, आपकी बातें आज भी हमें याद है कि आप ये कहते थे उस वक़्त, हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि आपकी बातें जो थी, अगर हम उसको उस वक़्त प्रॉपर्ली फ़ॉलो करते तो डेफिनिटली हम मतलब जो है उसी वक़्त जो है हम उसको मीन स्पोर्टिव वे में देखते, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बातें थी। लेकिन उस वक़्त हम जो, क्योंकि स्टडी का बर्डन और सारा कुछ, और उन बातों को प्रॉपर्ली जो है वो मीन के फ़ॉलो नहीं कर सके। तो ये बातें होती है, बाद में बंदा सोचता है कि हाँ जी, फलाना टीचर ने ये बातें बताई थी, और वो मतलब लाइफ़ का एक हिस्सा बन जाता है। और वो टीचर बाद में याद भी रहते हैं कि ये टीचर ने बड़ी अच्छी बातें भी बताते थे, और पढ़ाते भी अच्छा थे, और सारा कुछ। ये हर टीचर के ऊपर ये है, डिपेंड करता है कि बच्चों को आगे लेके कैसे चलना है, बच्चों के साथ कैसे, मतलब बच्चों को पढ़ाएँ भी, उनको मोटिवेट भी करें, उनको एंटरटेन भी करें, उनको बताएँ भी, ठीक है। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें वो गेन कर सकें, रादर कि आप बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हैं, परेशान हैं। तो काउंसलिंग डेफिनिटली बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताया जाए कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। एक टारगेट सेट करना, टारगेट को अचीव करना है, दैट्स इट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कि टारगेट सेट किया, इतने नंबर आने, चलो ठीक है, नंबर ले लिए, ठीक है, ज़रूरी है। उसके बाद लाइफ में आपने एक टारगेट सेट करना है कि अच्छा पर्पस क्या है लाइफ का, मैंने मकसद क्या है, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, सोसाइटी में रहते हुए क्या है राइट और क्या रॉन्ग है, ये बारे पता होना चाहिए। तो ये मतलब जो है वो आपके जो क्वेश्चन जो था कि एथिक्स, बिल्कुल, मॉरल एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है कि बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ करके कॉलेज से निकल जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली वो क्या करने वाले हैं। वो फिर पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हाँ, अब हमें क्या करना है, जॉब करनी है या बिज़नेस करना है। तो अगर हम उनको ये पहले से गाइड कर दें और उनको इतनी अच्छी तरीके से उनको काउंसलिंग सेशंस हों, जिसके अंदर उनको बताया जाए कि आपका करियर आपका क्या आपका इंटरेस्ट है और आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो वो बहुत मतलब मेरे ख़्याल में उनकी सक्सेस भी उनके लिए नियरेस्ट टारगेट हो सकती है और बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल और हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसी अ, अपने स्टडी के पैटर्न के ऊपर रहते हुए भी वो उसको बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा मुझे आप बताएँ कि माशाल्लाह से मुझे वैसे ही इंस्पायर्ड हो गई मैं आपसे बहुत ज़्यादा इसलिए कि आप इंग्लिश के टीचर हैं।
और आइल्स भी पढ़ाते हैं, मैंने भी आइल्स दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आइल्स का टीचर क्या मतलब क्या होता है, मतलब कोई स्पेशल उसकी आप किस तरह पढ़ाते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं या कोई बेसिकली और मेथड होता है जिसके, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे हमें देख रहे होंगे जो आइल्स देना चाहते होंगे, जिन्हें कहीं बाहर जाना होगा, जिनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि हम आइल्स दे दें, हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए, तो आखिर वो कौन सा गुर है, वो कौन सा राज है कि आइल्स के स्टूडेंट्स जो हैं 7 बैंड 8 बैंड 6 बैंड, चले 6 तो लीस्ट ही होते हैं, तो वो हासिल कर लें, अपने टारगेटेड बैंड्स हासिल कर लें। आप मुझे बताइए प्लीज। बेसिकली जो है हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम मोस्टली लोग जो हैं वो मैट्रिक के बाद इंटर और इंटर के बाद उनकी जो फॉर्मल वे एजुकेशन जो है उसको वो गेन करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको पता नहीं होता उनको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे कोर्स दिया गया, उन्होंने ये बताया, अगर फॉर एग्जांपल आज मेरा लेक्चर था यूनिवर्सिटी में पहला बच्चों के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ये होती है और इसको हमने ये पढ़ना है। तो उसके बाद जो है वो तो उनको कोर्स कंटेंट व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया और बता दिया कि ये सवाल है, तकरीबन 10 टू 12 क्वेश्चन है, तो यही हमने अपने पढ़ने और यही पेपर का हिस्सा होंगे, मिड टर्म में भी यही इसी में से आएंगे और एंड टर्म में भी इन्हीं में से आएंगे। और वो बच्चे ने कहा जी ठीक है सर, ठीक इसी में से हो जाएगा, लेकिन सर क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे मतलब कम कर दें, ठीक है, एंड दैट्स इट। उसमें मैंने कहा ये तो 8 टू 10 क्वेश्चन है, उसमें भी कम कर दें कि जी सर, मुश्किल हो जाता है ना बाज़ औक़ात बच्चों, क्योंकि बच्चे हैं। उसके बाद जो है उनको कहा गया इंग्लिश में, थोड़ा-सा मैंने बोला उनके साथ, तो कहते सर काइंडली मतलब क्योंकि हम जो है उर्दू के डिपार्टमेंट से हैं, तो मतलब मेरे हमारे लिए मसला हो जाएगा, थोड़ा-सा आप ना उर्दू में बात करें, उर्दू में पढ़ाएँ। बिकॉज़ मैंने कहा जी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी है बेटा, ठीक है, एंड यू शुड नीड टू लर्न, ठीक है। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप जब आप पढ़ाएँगे तो वो हमने इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन आप क्लास में। हेलो। हेलो जी। हाँ, जो जी बेसिकली बोलिए लाइट बस। ऑफ, जी लाइट ऑफ हो गई थी, तो फिर वो मैंने डाटा ऑन किया और मैं इसलिए मतलब ना बाहर आया हूँ। ओके फाइन, अच्छा नो बात कर, प्रॉब्लम, आप आराम से कर लें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि हाँ तो जी, वो ये मैं बात कर रहा था। चलें जी, आप मेरी पिक्चर तो नहीं आएगी, चल जी, ये है कि चलें कोई अच्छा मसला अब मैं नहीं ये है, कोई बात, मसला नहीं है। अच्छा हाँ जी, मैं बात ये कर रहा था कि बेसिकली हमें एक बताया जाता है कि ये हमारा कोर्स कंटेंट है और इसी को हमने फॉलो करना है। 8 क्वेश्चन है या 7 है, 8 टू 7 क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन में जो पेपर आएगा, इसमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपके मिड में होंगे और बाकी जो है वो उसमें से जो 3 है वो आपने स्किप कर देने, बाकी जो है 5 क्वेश्चन में से आपका ये 7 क्वेश्चन में से आपका फाइनल ड्रामा होगा, एंड दैट्स इट। जबकि इसके बरक्स जब बच्चे जो हैं पाकिस्तान में आइट्स क्यों डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है सारा का सारा, वो एक कोर्स कंटेंट बताया होता है, रट्टा लगाया होता है कि जी ये चीज हमारे लिए है और इतना हमने पढ़ना है और यही पेपर में आना है और ये रट्टा लगा लो, और बच्चे रट्टा लगा लेते हैं। और जब वो आते हैं कैम्ब्रिज की तरफ, ठीक है, और फिर वो वहां पर देखते हैं कि ये बुक्स तो अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है, बुक्स तो हैं, लेकिन बात ये है कि उसमें तो पेपर उन बुक्स में से तो नहीं आना। आपने भी पढ़ी होंगी, कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, ठीक है, बुक 1 से लेकर 18 तक मार्केट में पड़ी हुई हैं। हमने जब उसको पेपर देना है, तो पेपर में तो उनमें से नहीं आना, बच्चे फिर पजल हो जाते हैं, कहते उस तरह का आएगा वो नहीं आएगा। जब ये बात की जाती है, तो बच्चे वहां पर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वहां पर 4 स्किल्स होती हैं, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, और रीडिंग भी आपको पता है एक अनसीन होती है, पता नहीं कहाँ से दे दें, अखबार के किसी जगह से वो उठा के दे दें पैराग्राफ, कहें कि जिसमें से एमसीक्यूज फाइंड आउट करें, फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करें, ये करें। अब वहां पर भी उनके लिए प्रॉब्लम बन गया। और उसके बाद जो है रीडिंग के पैसेज टाइम भी बताया कि 60 मिनट है, 60 मिनट्स में 3 पैसेज करने हैं, एंड दैट्स इट। ये बहुत मुश्किल काम है, कैसे करें, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं कि ये हमारी तो हैबिट ही डेवलप नहीं हुई इस सेंस में, तो वो कैसे करें इसको ना। और फिर उसके बाद वो स्पोकन की तरफ आते हैं। स्पोकन में कहा जाता है कि जी 1 मिनट आपके पास सोचने के लिए है और 1.5 मिनट बोलने के लिए है। वो कहते हैं जी टॉपिक दे दिया गया और 1 मिनट हमने सोचना है और उसके बाद 1.5 मिनट लगातार इसके ऊपर बोलना है, 1.5 मिनट उसके ऊपर कैसे बोलेंगे।
परेशान हो जाते हैं। 1 मिनट तो मेरे टॉपिक सोचने के बारे में आज हो जाता है, तो वहाँ पे बोलना मैंने क्या है कि टॉपिक सब के बारे में समझ नहीं आती। और उसके बाद फिर बच्चे जो हैं वो थोड़े से वहाँ पज़ल हो जाते हैं कि मैंने किन-किन आइडियाज़ को लेके इलैबोरेट करना है, परेशान हो जाते हैं। और फिर जो है वो एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाते, ना एक्यूरेसी आती है, ना फ्लुएंसी आती है, वो परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर राइटिंग आ जाता है, राइटिंग में भी ऐसा ही होता है, वो सिचुएशन को लेके इलैबोरेट करना एक ऐसे लिख दिया जाता है, अनसीन होता है और सडनली आपने उस ऐसे को जो है देखना है कि इसमें है क्या, और उसके बाद फिर उसी को अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को इलैबोरेट करना है। और वो भी परेशान कौन है कि जी एडवांस समझना भी है, उसके बाद उसको 250 से 300 वर्ड्स लिखने हैं और 40 मिनट आपके पास टाइम है, कैसे करेंगे? हाँ, ये जो बातें हैं क्योंकि उनकी पहले प्रैक्टिस नहीं हुई होती, उन्होंने पहले रट्टा लगाया होता है और यहाँ पर आके वो फंस जाते हैं। फॉरनर्स ने भी फिर इसी सेंस में वो एक छानना लगाया हुआ है, बैरियर लगाए हुए हैं कि हाँ जी आए, इसमें से पास करें, तो 2 साल 3 साल मतलब 2 या 3 महीने लगाएं, और उसके बाद अगर अचीव हो गया ठीक है, 6 बैंड या 7 बैंड आ जाए आगे ठीक है, अगर नहीं तो दोबारा फिर पेपर दें। तो पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे सही। जो हैं वो इस वजह से रह गए, और मोस्टली पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि यूके चले जाते हैं। यूके इसलिए कि वो वहाँ पर 5 बैंड्स भी चल जाते हैं, 5.5 भी चल जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे कंट्री में जाना है, लाइक ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, मतलब स्टडी पे, तो एटलीस्ट आपके 6.5 या 7 बैंड्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए। लेकिन वहां पे फिर क्योंकि ओवर क्राउडेड नहीं है, यूके जो है वो ओवर क्राउडेड हो चुका है, क्योंकि 5 बैंड्स वाला भी चला के जा रहा है, 4.5 वाला भी जा रहा है। तो फिर ये यहाँ पर इशू आ जाता है। अच्छा, बात हम कर रहे थे इसी के ऊपर के आइल्स के वाले से। तो आइल्स इसलिए हमें टफ लगता है, इसलिए मुश्किल लगता है कि हम यूज टू नहीं होते। वो हमें पता ही नहीं होता कि वो हमने ये है कि ऑक्सफोर्ड पढ़ा होता है और अचानक से हमें वो कैम्ब्रिज की तरफ धकेल देते हैं, और हमारे लिए वहां पर आके मसला बन जाता है कि ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज की तरफ स्विच करते हैं। और बल्कि टेक्स्ट बुक आपने देखा ही होगा, स्कूल लेवल गवर्नमेंट स्कूल तक जो है 10th क्लास तक क्या है, टेक्स्ट बुक वो है, वो उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जब कॉलेज आते हैं उसमें भी टेक्स्ट बुक ही चलती हैं, ठीक है। बट जो है 5-6 तक होता है वो कि मतलब उन बच्चों को कहा जाए कि जी ये आपका ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसको फॉलो कर लें। उसके बाद फिर बाकी आगे 8, 9, 10 सारी टेक्स्ट बुक आपको पता है ईजी होती है, और उनको बच्चों को बताया होता है कि 1 से लेकर 10 तक यूनिट है, यूनिट में से आपके आंसर क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लें, एंड दैट्स इट, वही पेपर में लिख देने आपने। तो फिर ये इसलिए हमारे लिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनती है आइल्स के अंदर कि उनके डिजायर्ड बैंड नहीं आते, क्योंकि वो यूज टू नहीं होते। उनकी स्टडी जो है ना, वो उसके जो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, वो उससे मीन के साइल्स का उनके लिए वो बैरियर समझते हैं, उनके लिए वो प्रॉब्लम होता है कि जी एडवांस ये कैसे हम करें। फिर वो यूज टू, फिर वो यहाँ पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ टाइम लगाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं कि ये है ऐसे है वैसे, मतलब पर वो समझने की कोशिश करते हैं। वो बाद में उनको एहसास होता है कि अच्छा अच्छा, ये तो बात ही सारी क्रिएटिविटी की है, ये तो हम तो क्रैमिंग करते रहे, यहाँ पे तो बात क्रिएटिविटी पे खत्म होती है। अगर आपके अच्छे क्रिएटिव आप स्किल है, आप आइल्स कर सकते हैं अच्छे स्कोर्स के साथ। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है फिर तो आप कभी भी नहीं आइल्स कर सकते, स्पेशली 7 बैंड्स के साथ नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात है पाकिस्तानी जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स के हवाले से आइल्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मैं खुद भी आइल्स कर चुकी हूँ, और मेरे उस वक़्त जो है 5.5 बैंड आए थे, जो मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले किया था। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले 15 साल पहले किया था। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आज दोबारा आइल्स करूँगी, तो मेरे आज बैंड्स बहुत अच्छे आएँगे। क्योंकि मैंने उसको समझा, उसको हम्म। इम्प्लीमेंट किया, बेसिकली और उससे मुझे जी जी फ़ायदा बिल्कुल। हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम्म। जो है, जब हम कैम्ब्रिज को पढ़ रहे होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कैम्ब्रिज सिस्टम जो है, वो किस तरह से जो है एग्ज़ाम डन करता है, और किस तरह से लोगों के जो भी लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करता है। तो आपके लिहाज से मुझे आप ये बताइए कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में क्या इंग्लिश लैंग्वेज को उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि हमें इस तरह के एग्जाम्स देने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और हमारे बच्चे आराम से जाके वो एग्जाम दे सके? बेसिकली हमारा सिस्टम जो है वो बल्कि वो उसी तरफ जा रहा है कि कुछ चीज़ें अब क्रिएटिव कर रहे हैं। 9th-10th में चीज़ें जो है वो कुछ टॉपिक जो है वो आपका कंसेप्चुअल भी ऐड कर रहे हैं, और वो अभी तो अभी स्टार्ट है। अभी तो अगर 10% है, नेक्स्ट पर 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे, ग्रेजुअल जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है।
आने वाले 5 सालों में जो हमारा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, उसको वो चेंज करते जाएँगे, एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये है कि मतलब जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू जो हम क्रैमिंग करते रहे हैं। क्योंकि हम लोग कि मैट्रिक की क्लास की जो इंग्लिश है वो मैंने भी वो तभी पढ़ी थी और अभी वही है। ठीक है, मीन कि अगर मैंने आज से कोई 20 इयर्स पहले मैंने मैट्रिक किया था तो तब भी मतलब वही टॉपिक्स हैं और अब भी मतलब जो है 20 इयर्स लेटर भी अब भी वही पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें चेंज नहीं है। उसके बाद दूसरा ये है पैटर्न भी सेम चल रहा है। ठीक है, जैसे वही था कि मतलब ये समरी है, ठीक है, डैफोडिल समरी है तो वही पेपर में आ जानी है, वही लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते थे, कुछ ऐसेज होते थे सिलेक्टेड थे, उन्हीं ऐसेज को हमने पेपर में भी लिख देना होता था। तो होती थी कि ये 4 ऐसे हैं, 4 में से हमने जो 3 करने हैं, पेपर में इतने आने हैं और ये हम अगर 3 कर लें तो हमारा सिलेबस चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चलेंगे इस हवाले से कि कंसेप्चुअल की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, तो तब हम जो है वो एक अपनी जो आइडेंटिटी है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लाइक जो कैम्ब्रिज की बात मैंने की है, तो कैम्ब्रिज के कॉन्टेक्स्ट में जैसे जो बच्चे पाकिस्तान में जो ओ लेवल्स करते हैं, ए लेवल्स करते हैं, उनका कैलिबर और जो बच्चे मैट्रिक या इंटर करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनका देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कि बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? कि वो उन्होंने एक सारा का सारा जो उनको टॉपिक देते थे कि हाँ जी ये टॉपिक है और आपने इसके जो है वो लिखें, क्रिएटिव वर्क होता था उनका सारा, ओ लेवल्स और ए लेवल्स का। जबकि यहाँ पर मैट्रिक में तो ये बात ही नहीं है कि ये भला कैसे हो सकता है, मैं आपको एक टॉपिक दूँ और कहूँ कि जिस टॉपिक पर आप मतलब बोलें या इसके बारे में लिख के दिखाएँ आप, ठीक, कभी 100 वर्ड्स लिख के दिखाएँ, वो तो उनको बताया नहीं गया होता। तो फिर ये है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है और होने जा रही है और आने वाले 5 टू 10 ईयर्स में आपको देखने में को मिलेगा कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके अंदर क्रिएटिव वर्क जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रैमिंग सिस्टम, जो कि मतलब हमारा जो है रट्टा लगाया और वही पेपर में दे दिया। क्योंकि वो डिस्करेज होगा तो हम दुनिया को कम्पीट कर सकेंगे, दुनिया के एक लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी जो है वो एक उस लेवल पर नहीं जा सकते जिस तरीके से मतलब जो है दुनिया है। ठीक है, हमारे यहाँ अभी भी है, ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाकिस्तान से तो बच्चा इंटर करके जाए तो वहाँ पे जाकर उसको फाउंडेशन क्लास पढ़नी पड़ती है, फिर जाकर फिर कहीं दोबारा फिर उसको वो डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक है, उनको बताना बेस पढ़ानी पड़ती है कि आपने लोग वो ये समझते हैं कि इनकी बेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो हमने दुनिया में जो है हमने अपने आप को स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, अगर हम क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं। हम कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते बल्कि क्रैमिंग क्लियर होती है। जिस आज पाकिस्तान आजकल में क्या है कि पाकिस्तान में जिस उसके मार्क्स सही, अच्छे, जिसकी क्रैमिंग बिल्कुल पुअर है सही आपने उसके कहा। मार्क्स कम, और बिल्कुल, उसी की बेस पे हम जज करते आपकी जो बात है उससे बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक हूँ कि सारी कहानी जो है वो कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के इर्द-गिर्द घूमती है और चाहे वो हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ें उसका लिटरेचर के साथ और हमारी हिस्ट्री के साथ जो एक अलग से कनेक्शन बनता है और जब हम उस क्रिएटिविटी के साथ जो है उसके ऊपर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आज का हमारा सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, मुदस्सिर से मिलकर, उनसे बात करके, उनके व्यूज़ जानकर बहुत खुशी हुआ। अगरचे कि थोड़ा-सा एंड में आके हमारे पास मुदस्सिर की पिक्चर नहीं आ पा रही क्योंकि उनकी तरफ लाइट का इश्यू हो गया है। तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम फिर मुदस्सिर से एक दफ़ा फिर गुफ्तगू करेंगे, किसी दिन फिर उनसे हम उनको एंगेज करेंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। इसके साथ ही मैं मुदस्सिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ इतने मसरूफ़ होने के बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें वक़्त दिया और वक़्त के ऊपर आप मौजूद रहे। इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दावत का, क्योंकि मुझे आपने कहा मेरे पास आज पेपर भी पड़े हुए थे सेकंड ईयर के, लेकिन मैंने कहा मैंने आपके साथ कमिटमेंट की है। ठीक है, तो वो मैंने कि सुबह रिजल्ट सबमिट करवाना है, लेकिन मैंने कहा चलिए आप कोई नहीं, क्योंकि टाइम कहा था कि 9:30 बजे आना है, तो इसलिए मतलब जो है मैंने अपनी जो है उस बात पे मैंने कहा कि मैंने को प्रॉमिस किया था कि आई विल बी ओवर देयर एग्जैक्टली एट 9:30, सो देयरफॉर मतलब मैंने वहाँ पर आपके साथ वो सेशन किया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में मतलब नेक्स्ट फिर किसी दिन जो है वो एक प्रॉपर वे में दोबारा फिर और डिस्कशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हैं वो जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट जो है वो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल। इंशाल्लाह डिस्कस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ज़हमत दूँगी
जी, और बहुत अगली शुक्रिया, बार बहुत हम अपने मतलब मेहमान एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।